Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365 और आप सब देखने वालों को यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। आज से तकरीबन 27 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाकों के जरिए रिवायती दुश्मन भारत को यह एहसास दिलवाया कि अब वो कभी भी अपनी फौजें लेकर पाकिस्तान में घुस नहीं सकता। इसलिए 98 के बाद आपने कभी 65 या 71 जैसी जंग नहीं देखी। इसलिए हम हर साल 28 मई को फख्र करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज के रोज भी पाकिस्तान में बयानिए की जंग जारी है। बयानिए की जंग एक बैरूनी है भारत के साथ, जहां भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक अपनी कामयाबी का झूठा राग आलाप रहा है और आए रोज पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, जिसका जवाब पाकिस्तान ने भारत को दुनिया से अकेला करके अपनी सिफारती कामयाबी से दिया और इंशाअल्लाह हमेशा देता रहेगा। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, जो है अंदरूनी बयानिए की जंग। आज पाकिस्तान के हुक्मरान जमात की अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून, तो वो पूरी कौम को 28 मई की मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बयानिया बना रही है कि एटम बम के बानी मियां नवाज शरीफ हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का यह बयानिया है कि एटम बम के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। इस बात में कोई शक को शुबा नहीं कि एटम बम बनाना किसी एक बंदे का काम नहीं, किसी एक फर्द का काम नहीं था। हकीकत तो यह है कि हम 80 की दिहाई से एटम बम बनाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन मुनासिब वक्त के इंतजार में थे और 1971 में हम ये जानते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 50 के करीब बड़े पाकिस्तानी साइंटिस्ट को जमा किया और मुल्तान में एक खुसूसी मीटिंग की, जहां पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। और 98 में नवाज शरीफ साहब ने दुनिया का भरपूर दबाव बर्दाश्त करते हुए चागी में 6 धमाके किए। इसलिए मेरी नजर में खिराज तहसीन के हकदार वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर से नवाजा। मैं आज के दिन की मुनासबत से उनका जिक्र करना चाहता हूं जो अनसंग हीरोज कहलाते हैं। जिक्र करें उन पाकिस्तानियों का, उन साइंटिस्ट पाकिस्तानियों का जिनकी बदौलत आज हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान का नाम पहले लेते हैं। हम लेंगे नाम प्रोफेसर अब्दुल सलाम का। याद रखिए ख्वातीनो हजरात, मजहब कोई भी हो उस शख्स का, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान की खिदमत की है तो हमें उसे सलाम पेश करना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जिनकी फिजिक्स में इनकलाबी तहकीक की बदौलत सन 1989 में उनको फिजिक्स के नोबेल इनाम से नवाजा गया। दुनिया में उनके नाम से आज कई यूनिवर्सिटीज वियना में कायम हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कायम हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनकी कामयाबी को देखते हुए कई साइंटिस्ट आगे आए, कई नौजवानों में ये शौक पड़ा कि वो साइंस और फिजिक्स के ऊपर काम करें। जिक्र करें आप कुछ और नामवर साइंटिस्ट का, तो मुनीर अहमद खान का नाम लेना बहुत जरूरी है, जिन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शामिल होने से पहले 14 साल वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में काम किया था। वो एशिया के पहले साइंटिस्ट थे जिनको IAEA ने हायर किया, और न सिर्फ हायर किया, अहम तरीन होदों पर, हेड ऑफ रिएक्टर जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको शामिल किया गया। और ये उनकी यकीनन बड़ी कामयाबी थी कि वो इतनी बड़ी पोजीशन से उठ के वो पाकिस्तान है। उन्हीं की मेहनत की बदौलत हम जानते हैं कि काहूटा रिसर्च लेबोरेटरी ने काम शुरू किया, जिसे हम KRL भी कहते हैं। वो एक प्लूटोनियम एक्सपर्ट थे और वो बहुत कमाल की एक्सपर्टीज रखते थे। आज कौम मुनीर अहमद खान साहब को सलाम पेश करती है और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी खिदमात पूरी कौम हमेशा याद रखेगी। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद खान साहब। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम भी मैं लेना चाहूंगा, अशफाक अहमद खान साहब, जो कि एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने पाकिस्तान के एटम बम का पहला कामयाब डिजाइन बनाया। यकीनन हमें याद रखना चाहिए उन साइंटिस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक अहमद खान साहब। इसी तरह एक और बड़ा नाम है मोहम्मद हफीज कुरैशी साहब। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर इशरत उस्मानी साहब। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब। और आखिर में सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा, जिनको यकीनन आज पूरी कौम खिराज अकीदत, खिराज तहसीन और सलाम पेश करती है, जिनका नाम है मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान। यकीनन अब्दुल कदीर खान साहब की आज जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आज उनकी एक बेटी का इंटरव्यू पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, जिसमें उनके जज्बात कुछ ऐसे थे
कि पीपल लव हिम एंड रिमेंबर हिम, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड एज ही शुड। कोई शक व शुबा नहीं कि आज मैं समझता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जहां जहां जिस जिस जगह होना चाहिए, जहां जहां जिन जिन पोस्टर्स, तशहीरी मुहिम, एड्स के अंदर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीरें होनी चाहिए, नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। तहकीक से पता चलता है कि डॉक्टर कदीर खान सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी जो उनकी कामयाबी थी, वो ये थी कि उनसे पहले जब एटम बम बनाया जाता था तो उसमें एक बड़ा सेंटर फ्यूज होता था, और अब्दुल कदीर खान की मेहनत की बदौलत, उनकी रिसर्च की बदौलत एक ऐसा एटम बम बनाया गया जिसमें 30 छोटे सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल किए गए एक बड़े की जगह, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत एटम बम की मोबिलिटी, उसकी नकलो हरकत में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पहले बड़ा मुश्किल था एटम बम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो बहुत आसान हो गया क्योंकि अब 30 सेंट्रीफ्यूजेस थे, तो वो डिफरेंट पीसेस में ट्रांसपोर्ट, छोटे छोटे पीसेस में ट्रांसपोर्ट हो सकता था, जो कि अब्दुल कदीर खान को दुनिया के साइंटिस्ट से अलग कर देता है। आज ये पूरी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सलाम पेश करती है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करती है, और हमें हमेशा अपने हीरोज को याद रखना चाहिए। इंसान को हमेशा हकीकत पसंद रहना चाहिए, रियलिटी से करीब रहना चाहिए। ये भी एक हकीकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो साइंटिस्ट की हिस्ट्री है, अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी साइंटिस्ट का तो जिक्र हुआ, कुछ इंटरनेशनल जो नामवर साइंटिस्ट हैं जिनका किरदार रहा एटम बम के पीछे, उनका जिक्र ही मैं करना चाहता हूं। आइजैक न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी और उनकी ग्रेविटी पर रिसर्च का फायदा उठाते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिससे इंसान को पता चला कि छोटे मास में, स्मॉल मास में, छोटे साइज के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद में एनर्जी आ सकती है जिसकी कोई इंतहा ना हो और उससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और यही थ्योरी एटम बम की बुनियाद बनी। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें डायरेक्टर लगाया गया रॉबर्ट ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर बड़ी मशहूर फिल्म भी बनी रिसेंटली। हम जानते हैं कि ओपनहाइमर वो साइंटिस्ट हैं जिनको एटम बम का बाप कहा जाता है। 16 जुलाई 1945 को ओपनहाइमर ने दुनिया का पहला एटम बम बनाया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका में। और कमाल बात यह थी कि अगले ही महीने अगस्त 1945 में जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए गए। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया को मालूम हुआ कि यह एटम बम कितना खतरनाक है। और यह भी एक हकीकत है कि एटम बम बनाने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे वो इस जानों के ज़िया पर, इस नुकसान को देखकर इंतहाई गमज़दा हुए। ये भी एक रियलिटी है, फैक्ट है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा न्यूक्लियर की ताकत को खत्म करने की वकालत में गुजारा। और जितने भी साइंटिस्ट रहे, उन्होंने जब ये तबाही देखी तो उन्होंने सोचा कि क्या दिस इज द वे फॉरवर्ड, क्या दुनिया की इससे तरक्की हुई या दुनिया का नुकसान। तो यकीनन आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे, अनसंग हीरोज को सलाम पेश करेंगे और गुफ्तगू करेंगे और भी बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में देखा, अफगानिस्तान से एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक फतवा दे दिया है कि वो कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, ना वो इस्लाम के उसूलों पर चल रहे हैं, ना वो अफगानिस्तान की रियासत के उसूलों पर चल रहे हैं। उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, कुछ पीटीआई की भी डिस्कशन करेंगे। और मैं अपने पैनलिस्ट को वेलकम करना चाहूँगा। आज मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे फ्रॉम PMLN सैयद कौसर काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब का। शगुफ्ता जुमानी साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता साहिबा आपके वक्त का। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे मोमन साहब का भी उनके वक्त के लिए। कौसर काजमी साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूँगा गुफ्तगू का। आज हम बहुत सारी एड्स देख रहे हैं टेलीविजन पे। PMLN की गवर्नमेंट की जो एड्स हैं वो नवाज शरीफ को पूरा क्रेडिट दे रही हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जो एड्स हैं वो भुट्टो को पूरा क्रेडिट दे रही हैं। कौम पूछ रही है कि क्या अब्दुल कदीर खान का कोई क्रेडिट नहीं था, क्या हमारे जो इदारे हैं इंपॉर्टेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो हमारे इदारे हैं नेस्कॉम, जो हमारे इदारे हैं कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री, आज कहीं उनका जिक्र नहीं है। डू यू थिंक कौम सही फील कर रही है काजमी साहब, या फिर आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है जो लोग कह रहे हैं? कौसर काजमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जदोई साहब, हर वो शख्स जिसका इस जो कार खैर एक मैं कहूंगा कि कौम आज सुकून की नींद सोती है, हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को अभी हफ्ता पहले हमने शिकस्त दी, तो उन तमाम लोगों को खराज तहसीन
जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, जिन्होंने इसकी आबपारी की, जिन्होंने फिर पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों की धमकियों को जूते की नोक पर रख के एटमी तजर्बा कर दिया। हम तो डॉक्टर अब्दुल कदीर हों, डॉक्टर अब्दुल सलाम हों, डॉक्टर समर मुबारक हों, जनरल अयूब से लेके आगाज करें जब वो नहीं चाहते थे कि हम अभी इस हमले एटमी धमाके के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके बाद फिर जनाब भुट्टो आते हैं। भुट्टो को कौन खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश नहीं करेगा, जिनके बड़े मशहूर जुमले थे कि घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन एटमी ताकत जरूर बनेंगे। उसके बाद फिर जनरल जिया का दौर आता है, अफगान वार होती है, उसमें डॉलर्स की बारिश हो रही होती है किसी जानिब से, उसको मलहूज रखते हुए नहीं किया जाता जो कि तजर्बा 28 मई 1998 को किया गया। फिर यही हमने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ के सामने आता है, देखें बना लिया, खुफिया रखा गया, दुनिया को फ्रांस की तरफ लगा के कि हम वहां से कुछ लेना चाहते हैं एटमी सलाहियत के लिए। दुनिया वहां देख रही थी और यहाँ बड़ी छुप के बड़े खुफिया अंदाज में हमारा ये एटमी जो प्रोजेक्ट है ये जारी था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में मुश्किल जरूर था, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था जतोई साहब कि जब एक बड़ी सुपर पावर का एक क्लिंटन आपके प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता है और कॉल करके कहता है भाई $5 अरब अपने जाती अकाउंट में ले लो, तमाम कर्जा माफ कर देते हैं, दीगर मराद देंगे, ट्रेड करेंगे, कई किस्म की लालच, फिर धमकियों पे आता है कि अगर ये तजर्बा किया तो पाबंदियां लगेंगी, सैंक्शंस के ये नताइज निकल सकते हैं। तो हर तरह की दौस और धमकी को रद्द करके मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त अगर ये धमाका किया तो ये भी एक बहुत बड़ा अमल था, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। क्रेडिट जाता है हर उस शख्स को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो इसकी आगाज से लेके आप पारी और इसको परवान चढ़ाने तक, और फिर जब रोजे आखिर आता है, जब 28 मई आता है, उस वक्त तक हर बंदा खराज तहसीन के काबिल है जी, इससे तो किसी को इनकार नहीं। हाँ, एतराज अगर होता है कि हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखे, एक आमिर के दौर में जो सलूक किया गया डॉक्टर AQ खान के साथ, वो भी काबिल मुजम्मत है। जिस तरीके से उनकी फैमिली को उनसे दूर रखा गया, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, ये सारी चीजें आपके सामने है। अगर आज उनकी फैमिली गिला शिकवा कर रही है तो वो भी हक बजानिब है, लेकिन ये यौम तकबीर है। काज़मी साहब एक सवाल पूछूं, काज़मी साहब, सैयद बादशाह, मेरा सवाल आपसे ये है, आज आप जिस भी शहर में, आज पाकिस्तान के हर शहर में, हर चैनल पे, हर अखबार पे यौम तकबीर की तशहीरी मुहिम चल रही है हर हुकूमत की तरफ से। आपने किस तशहीर में अब्दुल कदीर खान की तस्वीर देखी? देखें, मैंने फिर कहा कि आखिर में क्रेडिट किसको दिया जाता है? वो शख्स जिसने तमाम तर, हम क्रेडिट छीन नहीं रहे किसी से जतोई साहब, हम किसी की जो सलाहियत थी, जो खिदमत थी, उससे चशमपोशी भी नहीं कर रहे, किसी सूरत हमारा ये कहना नहीं है। तशहीर की हद तक देखें, मैं तो उस शख्स को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जब मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम से आराह मांगी थी कि इस दिन का नाम क्या होना चाहिए। तो एक गजनफर साहब हैं, सैयद बादशाह हैं, वो भी इब्ने अब्बास साहब बड़े मशहूर हमारे एक सफीर गुजरे हैं, बरतानिया समेत कई ममालिक में वो सफीर रहे। उनके वालिद ग्रामी थे, मुल्तान के एक बहुत बड़े जमींदार खानदान से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने पेशे से सिविल इंजीनियर थे, तो ये यौम तकबीर नाम उन्होंने दिया। मैं तो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे आगे पीछे न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बल्कि उनको भी खराज तहसीन पेश कर रहा हूं। हम तो किसी से पीछे नहीं हट रहे। जहां तक तशहीर की बात है जी, देखें, क्रेडिट जहां पे जिसका बनता है वहां पे जरूर देना चाहिए और हम दे रहे हैं, हम किसी से पीछे नहीं हट रहे जतोई साहब। जहां पे कौम की बात है, एक जमात का सोशल मीडिया बिल्कुल इस तर्ज पे लगा हुआ है कि भाई ये तो फलां ने किया था, फलां ने किया था, फलां तो उस वक्त वहां पे था। देखें, जब भी कोई खुशी का मौका आता है, आप क्यों आए बाएं शाएं करते हैं भाई? देना क्रेडिट जिसका बनता है, आगे आए, चले। नवाज शरीफ को ना दे दें, भुट्टो का नाम दे लें, उनको ना दें, बेनजीर का नाम ले लें, जनरल जिया का नाम ले लें, जो जो इसमें शरीक कार रहा उसका नाम ले लें यार। बिल्कुल ठीक है। से इनकार करना और खुशी ना मनाना ये काबिल मुजम्मत फेल है। डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब, सर, अब आज अब्दुल कदीर खान साहब की साहिबजादी डॉक्टर दीना खान साहिबा का ये बयान आज के दिन कि ही इज नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड एज ही शुड बी, मेरी ये देरीना ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने अपने इब्तिदाइये में नाम लिया। मेरी तो ख्वाहिश थी कि कोई ऐड होनी चाहिए थी, अब्दुल कदीर खान साहब को जिक्र करे, मुनीर अहमद खान का जिक्र करे, समर मुबारक मन का जिक्र करे, हफीज कुरैशी साहब का जिक्र करे, इशरत उस्मानी साहब का जिक्र करे। ये अनसंग हीरोज हैं डॉक्टर साहब, जो मेरे ख्याल से आज इनको मेंशन होना चाहिए था लेकिन नहीं किया जा रहा उनको प्रॉपर्ली मेंशन। आपका इस पे ओपिनियन क्या है डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन, वो जैसे लिखा हुआ था ना, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। ठीक है, तो ये भी एक वही वाली बात है कि सारी चीजें। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये जतई साहब, आपने इन सारे नामों में एक नाम प्रॉब्ली शायद शामिल नहीं किया, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जावेद, सलाम उनको। ये वो थे जिन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने पाकिस्तान के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्होंने वो किया था। तो इन दैट लिस्ट जो आपने कहा है उसमें इनका भी कर लेते हैं। अब बात आ जाती है, देखें जी, इसका बाद ये जैसे हमने हिस्ट्री की है ना, जब आप देखें, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसको जैसे आजकल वो किताबों के अंदर वो एक हिस्ट्री को मस्त करने वाला चैप्टर आना शुरू हो गया ना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। हिस्ट्री को आप मस्त नहीं कर सकते। हिस्ट्री बताती है 1971 से, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे आपने मेंशन किया। उसके बाद आ जाता है ज़ियाउल हक का दौर, बिल्कुल उन्होंने किया। उसके बाद आ जाता है बेनजीर साहब का दौर, बिल्कुल उसमें है। उस दौरान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह थे उनके नाम आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब का दौर, जिसमें मुशर्रफ साहब थे। ये सारे के सारे बीच में इन सब का किरदार है और हम सब इसको एग्री करते हैं। अब उसमें ये कह देना कि फलाना क्या, देखिए वहां पे अगर आप मुझसे पूछते तो अगर आपने आज तशहीर करनी थी, इन सब की तस्वीर होती और इन सब के सबसे नुमाया तस्वीर होती, वो शायद AQ खान एज ए टीम लीडर की होती। उसने अच्छा, जब हम उसके बाद ये कहना शुरू कर दें कि देखिए, जब हम ये कहना शुरू कर दें कि इसमें मियां आप एक बंदे को ज्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दें, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सामने आई हुई है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज। उसमें क्या चीज है, उसमें मैं मिसाल दे देता हूं कि AQ खान साहब ने एक मेरे ख्याल में इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 1990 की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था 1990 में मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास गया और फंडिंग मांगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। फिर कहते हैं मैं 1993 में उसी फंडिंग के लिए बेनजीर साहिबा के पास गया, तो बेनजीर साहिबा ने कहा कि बिल्कुल हम फंडिंग दे देंगे, प्रोवाइडेड, उस वक्त के जो जनरल थे, मेरे ख्याल में वो जनरल बेग साहब थे, उनका नाम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अगर वो एग्री कर जाए। और उसके बाद जनरल बेग साहब की जब बात आई तो उन्होंने कहा मैंने उनसे पहली बात कर ली थी, तो जब मैं बेग साहब के पास गया उन्होंने कहा यस, ऑफिशियली यस करवा के मुझे वो फंडिंग मिल गई। तो यहाँ पे दरमियान में बहुत सारी चीजें, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करते। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो करना था। क्या उसका इसका ये जो उस वक्त जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था या जो टेस्ट हुए थे, क्या उसका 100% मियां नवाज शरीफ को जाता है? आई एम श्योर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना रोल प्ले किया होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन उसी वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के अपने फॉरेन मिनिस्टर थे जो गौहर अयूब साहब थे, उनका बयान ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब बैक ऑफ कर रहे थे। उसी वक्त के AQ खान साहब का वो है, वो कह रहे थे कि वो बैक ऑफ कर रहे थे। मुशर्रफ साहब भी ये कह रहे थे, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, वेदर इट वाज डन और नॉट, इट हैपेंड। जब ये हो गया तो हम उन सब चीजों को भूल जाए। हाँ, एक चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम लोगों ने, और उनकी बेटी साहिबा बिल्कुल सही कह रही है, कि हमने हर उनके तो बिल्कुल भुला दिया। चलो मैंने शायद अच्छा वो मिसाल नहीं दी होगी, लेकिन मिसाल ये कि उनकी तस्वीर बिल्कुल हटा दी है। आई एग्री, थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तादाद में लोग ये समझते हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप की एक बड़ी फतह हुई है, हमने भारत को शिकस्त से दो चार किया है, तो हमें अंदरूनी तौर पर भी फतूहात का सिलसिला जारी रखना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए साबिक वजीर आजम को जेल से बाहर निकालना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की भी स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के माने हैं NRO, PTI NRO मांग रही है। मेरे साथ कौसर काज़मी भी हैं, डॉक्टर हुमायूं खान मोमिन साहब भी हैं। काज़मी साहब, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि NRO तो पीपल्स पार्टी को भी मिला है, NRO तो PMLN को भी मिला है, तो अगर आज PTI को NRO मिलता है तो इस पे आपको एतराज क्या है और क्यों है सर? पहले मुझे एतराज है अपने भाई सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब की एक बात पे, बस तो 1 मिनट से कम लूंगा आपका टाइम। जतोई साहब, इन्होंने हवाला दिया उस शख्स का, गौहर अयूब का, कि जिसके वालिद को फील्ड मार्शल होते हुए भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना सके।
जिया दौर में जो एटम बम तैयार था और उसका जो बटन है वो नहीं दबा सके, वो भी एक आमर जर्नैल थे। लेकिन जिस शख्स ने ये काम किया उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, जिसके हवाले से इसी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत और सुकून दे कब्र में, उनके ये अल्फाज थे कि ये कौम जो है ताउम्र नवाज शरीफ की ममनून रहेगी। फिर उन्हीं के अल्फाज थे कि अफवाज पाकिस्तान ने भी ये तमाम फैसला उस नवाज शरीफ पे छोड़ा जिसने फिर तमाम धमकियों के बावजूद ये अमल कर गुजरा। तो ये जो चीजें हैं इनसे तो तारीख मस्ख नहीं हो रही, ये तो तारीखी हकायक हैं जो हम बयान कर रहे हैं बार बार। भाई बनाने में और करने में बड़ा फर्क है। बेशक जिन्होंने बनाया कमाल किया, लेकिन सख्त प्रेशर में जिसने ये काम किया उसका बहरहाल क्रेडिट बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। अब आप आ जाएं एनआरओ की तरफ। एनआरओ की जहां तक बात है मेरे भाई, हमने तो ये बात हमेशा डे वन से ये कर रहे हैं कि एक बंदा जो अरबों की मुलव्वस हो के जेल में है उसको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं छोड़ा जाता। हम ये डे वन से कह रहे हैं कि ये सर नवाज शरीफ सऊदी अरब कैसे गए थे? सर मैं भाई उसी तरफ आ रहा हूँ साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जो बोगस केसेस बनाए गए, एक आमर का आप हवाला दे रहे हैं जिसने एक शब खून मार के जमहूरियत पे एक शख्स को चलता किया। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उस दौर के अंदर अटक किले के अंदर पूरे खानदान को वहां पे भेज दिया जाता है। वो एनआरओ नहीं था भाई, ना उसको कोई बंदा एनआरओ कह सकता है। वो एक शख्स के बुग्स में मुब्तला होके जातियात पे आके जान से मारने के हवाले से भी उस दौर में बातें किसी से पोशीदा नहीं है। यहाँ पे तो एक क्लियर केस है आपके सामने, उससे किसी को कैसे छोड़ा जा सकता है? और वो शख्स जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं डट के खड़ा है और डट के खड़ा है कप्तान, मैं झुकूंगा नहीं, मैं जेल में भी ठीक हूं। फिर उसी की हमशीरा बाहर आके कहती हैं 2024 नवंबर से लेके 2025 मई तक कुछ 4 दफा वो शख्स बार बार ये कह चुका है कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे बात करें। किसी एक बात पे आए तो सही ना। जो आपसे गुनाह सरजद हो गया उसकी कौम से माफी मांग ले, चाहे वो 9 मई के हवाले से बातें हों या दीगर मामलात में। अब जहां पे एक क्लियर कट चोरी है उससे जान छूटना मुश्किल है ना। वो तो अदालत से सजा हुई है, अदालत से आपको माफी मिल सकती है, इंसाफ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। जाएं वहां पे दरवाजे खटखटाएं। यकीनन आप तो बड़ा ये कहते होते थे कि भाई तलाशी तो कोई मसला नहीं है। अब अगर तलाशी के बाद सजा हो गई है तो फिर कायम रहे, जरा डट के रहे उस पर। आप नहीं खड़े ना उस पर। तो ये जो मामलात है ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है कि मुल्की मफादात और वसीतर मुल्की मफादात में किसी शख्स को माफ कर दिया जाए। फिर तो वो जो ढक्कन चोर है, गटर के ढक्कन जो चोरी करके अंदर है जेल के अंदर, या बाकी छोटे मोटे जो जराइम के अंदर है जिनको हम चोर कहते हैं, फिर सबको छोड़ देते हैं। फिर एक शख्स की तो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आके किसी एक बात पे खड़े हो जाए कि हाँ भाई मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं माफी मांगता हूं। एक तरफ आप धमकियां देते हैं, एक तरफ आप एहतजाज करते हैं, एक तरफ सूबों पे वफाक पे चढ़ाई करते हैं, दूसरी तरफ आपकी हमशीरा आपका सारा बयानिया जो है उसका सत्यानाश करती है और सारी कौम के आगे आके कहती है भाई हमें बताएं आपको हमसे चाहिए क्या खान साहब को क्या मनवाना चाहते हैं? खान साहब तो तैयार बैठे हैं। ये सारी चीजें हैं क्योंकि इनके कौल और फेल में इस वक्त तजाद है। किसी एक बात पे आ जाएं फिर मुतालबा करें। ठीक सर। डॉक्टर साहब, कौसर काज़मी साहब ने जिस तरह कहा कि इमरान खान को अगर इस तरह छोड़ा गया एनआरओ के जरिए तो फिर गटर के ढक्कन चुराने वाले को भी छोड़ना पड़ेगा। आपका ओपिनियन क्या है? और ये जो एनआरओ की बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि पीटीआई एनआरओ मांग रही है, आपका जवाब क्या है इस पे सर? देखिए इस तरह है कि अभी इन्होंने बात की है वो जो गौहर अयूब साहब इनकी पार्टी में थे, हमारी पार्टी में तो नहीं थे। इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, तो जब फॉरेन मिनिस्टर बनाया था तो उसके बाप दादा के चेक कर लेते। उस वक्त तो आपको नहीं हुआ था। उसके बाद आप ही लोग कहते थे कि दौलत हमारे जो सर वो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन शायद कोई और बनाता है, हुकूमत नहीं सर। देखिए ना, अभी रिसेंटली पालकी शर्मा है, उसने इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके एक और लीडर है, बहुत पुराने लीडर है, उन्होंने पालकी शर्मा ने कहा है कि जब भी ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं वो एक्चुअली इंडिया का केस लड़ रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और आपने मान ली वो बात। उन्होंने, आप सुन ले उनकी बातें, ठीक है? ना करें, उनके हवाले दे रहे हैं सर। आगे बात करते हैं, दरमियान में मत बोले प्लीज। अच्छा, उसके बाद फिर ये सारी बातें अपनी जगह पर है। अब आ जाते हैं जी, देखें ये जो कह रहे हैं ना, देखिए इसराह बेनजीर भुट्टो साहबा का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें वो जिक्र कर रही थी अल तौफीक ट्रस्ट का कह रही थी, और उसके अंदर
मेरे ख्याल में वो यूके के कोर्ट की बात कर रही थी, जहां पे हुदैबिया पेपर मिल और उसके रियाज से एवन फील्ड की सारी चीजें। मैं आफरीन है उस अल्लाह ताला उनको जन्नत दे उन दादा की कि जिन्होंने सिर्फ एक ही बेटे के बच्चों को सारी जायदादें दे दी, बाकी के उनको नहीं दी जायदादें। अजीब बात है, लेकिन खैर एनीवे इस वक्त जो बात हो रही है उसकी हम सबको पता है कि किसने साइन करके थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन या थर्ड पार्टी को रेफरेंस करा के भाई मुझे यहाँ से निकाल दो। और मेरे ख्याल में 6 महीने से 3-4 महीनों से ज्यादा जेल में नहीं गुजारा, लेकिन शोर इतना मचाया सिर्फ इस बात पे कि एक शख्स ने एक पॉलिटिकल बयान दिया कि मैं एसी उतरवा दूंगा। उसका जो आज भी ये लोग शोर मचाते हैं वो अपनी जगह पर है। रही बात इमरान खान, अगर इमरान खान ने एनआरओ लेना होता ना, वो आज से मेरे ख्याल में कब 1.5 साल पहले इमरान खान जेल से बाहर होता या बनी गाला में होता, लंदन में होता। क्यों? उसको कहा गया था कि 3 साल के लिए खामोश रहो और जहां मर्जी जाओ। इमरान खान ने कहा 3 साल की छोड़ो, मैं 3 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा। अगर उन्होंने करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते, वो बहुत पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर करा के निकल गए होते हैं। और मैं इसकी मैं फर्स्ट हैंड आप क्या कहते हैं, इमरान खान मंडेला बनेगा या भुट्टो? देखिए, इमरान खान ना मंडेला बनेगा ना भुट्टो बनेगा। भुट्टो ने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन भुट्टो एक उसूल पे खड़ा हो गया तभी आज तक जिंदा है। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब का कोई मतलब पॉलिटिकली वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उसकी वजह यह कि वो कभी किसी एक बात पे खड़े नहीं रहे, इस वजह से हो गए। लेकिन मेरा जो असल चीज है ना, जो आपने शुरू में कहा था, देखिए आपने शुरू में कहा था, मैं मान लेता हूं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन मुझे बात बता दें, इसमें मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ का तो कोई रोल था ही नहीं उसमें। वाई आर दे ऑन दैट थिंग? कि अगर हम 1998 के 28 में कर रहे, ये तो कहां से बीच में आ गए और टपक पड़े। तो देखिए, जब हम मस्ख करेंगे ना तारीख को, तो इस तरीके से होगी। अब बात आ जाती है असल चीज इंपॉर्टेंट। अगर आप पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल लगा लें। मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं, 10 और चीजें बता सकता हूं, और भी मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूं, लेकिन उससे क्या इस मुल्क को फायदा होगा? नहीं होगा। इस मुल्क से फायदा सिर्फ एक चीज होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। याद रखें कि ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग वालों ने जो है, उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्रेसिव रिजीम कहा हुआ है। ऑप्रेसिव रिजीम कहा हुआ है, उसका मकसद ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो खत्म हो गया। जो पीसीओ जजेस थे उनको हमने खत्म करके हमने एग्जीक्यूटिव जजेस ले आए हैं। हमने वो जजेस ले आए हैं, वो बेंचेस ले आए हैं, जो हम टोटली अब एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में, एग्जीक्यूटिव जो चाहती है वो करेगी, जो नहीं चाहती वो नहीं करेगी। डॉक्टर साहब ब्रेक भी आ रही है, डॉक्टर साहब ब्रेक भी आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक जुमले के ऊपर काज़मी साहब का जवाब ले लूं ब्रेक पे जाने से पहले। काज़मी साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर जिंदा निकला तो मंडेला बन जाएगा, जेल में मर गया तो भुट्टो बन जाएगा। आप जल्दी से मुझे जवाब दे दें इसका। देखिए, मंडेला का तो वो सारा मामला, अलीमा खान की अभी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है। दूसरा, इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ किसी बात पे खड़े नहीं होते, फिर इन्होंने भुट्टो के खड़े होने का सबूत दे कि भुट्टो जिंदा, बेशक भुट्टो जिंदा, लेकिन उस शख्स के हवाले से कह रहे हैं कि जो ह्यूटन का बादशाह है, जो आज तक अपनी किसी एक बात पे कायम नहीं रह सका, उस इमरान खान के हवाले को सामने रख के कह रहे हैं कि कोई और बंदा खड़ा नहीं होता, तो कम से कम अपने ह्यूटन फलसफे को ज़हन में रखें। बड़ी खबर यह है कि अफगान तालिबान की हुकूमत की जानिब से यह वार्निंग जारी की गई है कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया जाएगा, उसको वो जिहाद ना समझे, उसको वो दीनी नाफरमानी समझे, उसको वो हुकूमत की नाफरमानी समझे। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी अपने मेहमानों से। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कबायली इलाकों से किस तरह भारत फंडिंग के जरिए, ट्रेनिंग कैंप के जरिए दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान में थ्रू अफगानिस्तान। हुमायूं खान मोहम्मद साहब, यकीनन बड़ी अच्छी खबर है ये, और ये कह दिया गया है कि जो लोग कहते थे, जो भारत कहता था ना पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद कराएंगे हम, तो उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। शायद डार साहब जो गए थे चाइना में और सैफ अली की मुलाकात हुई थी, अफगानिस्तान भी वहां था और कहा गया था कि सीपैक अफगानिस्तान में जाएगा, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होगी। क्या आप ये उसके समरात देख रहे हैं और इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? डू यू थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब? देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये अफगानिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ये कहा है? किनकी गवर्नमेंट है? सर, ये तालिबान के कमांडर हैं सईदुल्लाह सईद, उन्होंने ये बयान जारी किया है।
आपने मुझे जवाब दे दिया। अब देखिए, ये याद रखें, हम लोग हमेशा ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये जो बेसिक चीज है ना, ये चीन ने इसमें बेकलीदी किरदार अदा किया, एंड थैंक यू टू देम। नाउ अब आ जाती है बात कि ये तालिबान की गवर्नमेंट है। तालिबान क्या, इमरान खान क्या कहता था, आप नेगोशिएशंस करो। इमरान खान क्या कहता था, गुड तालिबान बैड तालिबान। गुड तालिबान कौन होते हैं, जिनके साथ आप नेगोशिएट करके आप उनको जो हार्ड लाइनर होते हैं उनसे अलग करते हो और उनके साथ बातचीत करते हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है। हाँ, क्या इन तालिबान का पाकिस्तान से कुछ गिला था? बिल्कुल था, अपनी जगह पर था। पाकिस्तान ने इनके साथ जो पुरानी हमारे जो वो चीजें हुई थी उस पे हो सकता है उनके कोई गिले शिकवे हो, लेकिन क्या ये तालिबान बुरे थे? नहीं, ये बुरे नहीं थे। ये अपनी एक बका की जंग लड़ रहे थे जो अपनी जगह पे, हम उनके साथ क्या कर रहे थे। तो अगर आप मुझसे आज पूछे तो इमरान खान का वो फलसफा गुड तालिबान बैड तालिबान और इनके साथ नेगोशिएशन करना, तो आज वो सारी चीजें कामयाब हो गई। अगर यही बात लेट्स से 2021 में जब इमरान खान कह रहा था कि आओ इनके साथ बातचीत करके सारी चीजें करते, और उस चीज को 2022 में वो जिस तरीके से उसको सेबोटाज, जिस तरीके से सारा कुछ किया गया, वो ना हुआ होता तो शायद हम आज जिधर पहुंचे पहले पहुंच चुके होते। हम लोग वो जो लिवरेज मिल रहा था पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने बिटवीन तालिबान और यूएस के वो जो खत्म करवा के यूएस को एक सेफ एग्जिट दिया था, अगर उस वक्त थोड़ा सा और तरीके से कर चुके होते और बात चीजें गलत तरीके से पोर्ट्रे ना होती, तो शायद हम इतने नुकसानात भी ना कराते जो पिछले 3 साल में हो गए हैं। बिल्कुल तो देखिए, बात हो जाती है, जो दूर अंदेश जो लीडर होते हैं ना, वो हमेशा दूर अंदेश होते हैं। मैं मिसाल कि ये लोग पिछले 3 साल में पीटीआई के इमरान खान को बहुत लताड़ते थे कि जी वो कट्टा और वो मुर्गी और वो बकरी और वो अंडा। आज इन लोगों ने लाइव स्टॉक पे 200% ग्रोथ शो की है। ठीक सर, अब जवाब देने थे काज़मी साहब, आपकी नजर में इस खबर के बाद क्या हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी नहीं होगी? आप ब्रेक तो नहीं लेंगे जब मैं बात करूं? नहीं, प्रॉमिस, ये सब आखिरी आप ब्रेक न लीजिएगा। नहीं, सैयद बादशाह नहीं बात नहीं कर सका अभी, क्योंकि उसमें मोमिन साहब ने कह दिया कि वो मरियम कौन होती है, वो शहबाज शरीफ कौन होते हैं, अगर कमाल जो है वो नवाज शरीफ ने किया। भाई, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, हमारे कायद का एक कारनामा है, तो उसको तो हम पूरी कौम को बताएंगे। हम ये तो नहीं कह रहे मरियम ने बटन दबाया था या शहबाज साहब ने दबाया था। हाँ, हम एतराज करेंगे, क्योंकि ना हम तारीख मसख होने देंगे, ना हम जतोई साहब का प्रोग्राम मसख होने देंगे किसी सूरत। ये दोनों चीजें हमने सामने रखनी है। हम उस शख्स को क्या कहेंगे जो वजीर आजम होते हुए आज तो तस्वीर पे आप एतराज कर रहे हैं कि कबीर खान साहब की तस्वीर नहीं आई, तो वो जो जनाजे में नहीं गया था वो कौन था? आजम होते हुए खान साहब डॉक्टर अब्दुल कबीर खान के जनाजे में शरीक नहीं हुए थे। ठीक है जी, अब आपने कह दिया भाई आगे जाके कि ये जो तालिबान है, गुड बैड तालिबान का फलसफा इमरान खान ने जो दिया था वो टीटीपी के हवाले से दिया था। भाई, टीटीपी को हम हमेशा और समझते हैं, अफगानिस्तान में जो तालिबान है हम उनको और समझते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अफगानिस्तान में बैठ के टीटीपी को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, हम उनको आज भी बुरा कहते हैं, हम उनको कल भी बुरा कहते थे। अब चाइना में जाके हमारे जो इसहाक डार साहब हैं, उनका जो कमाल रहे ना इंडिया और पाकिस्तान जंग के दौरान, खामोशी से जिस तरीके से उन्होंने सिफारतकारी की, दुनिया से राब्ता किया, दुनिया से बात की, इंक्लूडिंग चाइना ने जरूर किया। चाइना को ये कहने पे मजबूर किसने किया? उसका नाम है इसहाक डार। सेनेटर साहब कभी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही डार साहब का दौरा चाइना होता है, वहां पे जाके वो बैठते हैं, अफगानिस्तान के अंदर से ये एक ऐसा बयान आ जाता है जो हमारे लिए खुशाइंद है। हमारा हमसाया, हमारा मुसलमान मुल्क है, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि भारत का वो जो दरअंदाजी होती है, जो दहशतगर्दी होती है, उसको रोको। अब उसको ये रोकेंगे और सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत का, जिसने वहां पे बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। बॉर्डर्स के करीबी एरिया के अंदर उनके कैंप्स बने हुए हैं, कुर्ब जवार के एरिया को रॉ इस्तेमाल करती थी। अब यकीनी तौर पर ये जो फतवा आया है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जितने भी हमारे हमसाया हैं, इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान या दीगर, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। सिफारती कामयाबी। कौसर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी, माजरत चाहता हूं, अगर आप कंप्लीट कर लें बात जल्दी से सर। कोई
मैं कह रहा हूं ये देखे ना जी, जंग के बाद कितनी बेहतरीन हिकमत अमली है हुकूमत पाकिस्तान की कि फौरी तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए अपने उन दोस्त ममालिक का जिन्होंने हर लिहाज में इस जंग में हमारा साथ दौरा किया। थैंक यू सैयद कौसर काज़मी साहब, थैंक यू सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। सोशल मीडिया पर फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।